हम अभी तक इस जगह तक पहुंचे थे कि दरमियान में हमारे पास नोटोकॉर्ड है, ऊपर हमारे पास एक्टोडर्म है और नीचे हमारे पास एंडोडर्म है। और यहाँ पे मेसोडर्म भी बेशक प्रेजेंट होती है, लेकिन मैं यहाँ पे भी शो नहीं करा सकती। यहाँ पे क्या होता है, अब नोटोकॉर्ड जो है हमें पता है पूरी लेंथ पर होता है, मतलब कि पूरे एम्ब्रियो की लेंथ है, इस पूरी लेंथ के अंदर ये नोटोकॉर्ड इस तरह से रॉड की तरह पड़ा होगा। अब वो वाला पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म जो कि इस नोटोकॉर्ड के ऊपर है, ये थिकन होना शुरू हो जाता है। जब ये थिकन होता है तो उसमें बोलते हैं कि ये न्यूरल प्लेट बन गई है। ठीक है, ये वाला रीजन जो कि नोटोकॉर्ड के ऊपर ऊपर है, इसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। उसके बाद क्या होता है, ये और फैक्टर्स रिलीज करता है जिसकी वजह से इसके जो लैटरल एजेस होते हैं ना एक्टोडर्म के, वो यूँ मिलना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी वजह से एक्टोडर्म जो है ना वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई, एक न्यूरो एक्टोडर्म और दूसरी सरफेस एक्टोडर्म। जो नोटोकॉर्ड के ऊपर है उसे हम बोलेंगे ये न्यूरो एक्टोडर्म है, और जो बाकी लेयर है इसे हम बोलेंगे सरफेस एक्टोडर्म है। ठीक है, अब ये क्या, ये इसके लेटरल एजेस यूँ ऐसे इसके के पास आएंगे और यहाँ से ये जो है ना ये अप्रॉक्सीमेट कर जाएंगे, यहाँ से ये वाली चीज़ ये अप्रॉक्सीमेट करके यहाँ पे ये मिल जाते हैं। ये जब मिल जाएंगे तो अब मैं अगर इसे इस तरह से शो करवाऊँ कि ये बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे ये मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मिल गए। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर से ये लाइन डाली हुई है। ये ब्लैक कलर से मैंने लाइन इस वजह से डाली क्योंकि स्पेशलाइज सेल हैं जिन्होंने न्यूरल क्रेस्ट सेल्स को बनाना होता है। ये भी एक्टोडर्म का ही पार्ट होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूरल ट्यूब बन रही है उसके साथ भी ये मिले होते हैं, लेकिन बाद में ये ना न्यूरल ट्यूब के साथ रहते हैं और ना ही एक्टोडर्म के साथ रहते हैं, और ये साइड पे आ जाते हैं। मतलब जैसे न्यूरल ट्यूब बनेगी, जैसे मैं ये इसे शो करा रही हूँ कि ये इसके ऊपर आ गई है न्यूरल ट्यूब। ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब आ गई है और यहाँ पे मेरे पास दोबारा से क्या आ गई है, एक्टोडर्म ऊपर आ गई है। और यहाँ पे जो है ना इधर और इसके दोनों लेटरल साइड से पहले एक बनेगा इसके ऊपर, वो दो में डिवाइड होगा, दोनों इसके लेटरल साइड पे आ जाएंगे न्यूरल ट्यूब के, इन्हें हम बोलेंगे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। यहाँ पे जो है ना मैं न्यूरल ट्यूब को ड्रॉ करने लगी हूँ। ये न्यूरल ट्यूब जो कि मैंने आपको पेज से दिखाई थी, हमने इसे एक्टोडर्म से डिराइव किया था, ये मेरे पास आ गई न्यूरल ट्यूब। अब न्यूरल ट्यूब के ऊपर वाले पार्ट ने हमारे पास ब्रेन बनाना है और नीचे वाले पार्ट ने स्पाइनल कॉर्ड बनाना है। अब इन्होंने अगर इस तरह से बनाना है तो इसके अंदर कुछ डायलेशंस वगैरह प्रोड्यूस होंगी। ब्रेन के लिए हमारे पास इसके अंदर पहले 3 डायलेशंस प्रोड्यूस होंगी। ये ऊपर जो डायलेशन प्रोड्यूस इसे कहते हैं ये प्रोजेंसेफ्लॉन है या फिर फोर ब्रेन है। उसके नीचे जो डायलेशन प्रोड्यूस होगी उसे हम बोलते हैं कि ये मीजेंसेफ्लॉन या फिर मिड ब्रेन के लिए डायलेशन प्रोड्यूस हुई है। और उससे नीचे जो डायलेशन प्रोड्यूस होगी इसे हम बोलते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन या फिर हाइंड ब्रेन के लिए डायलेशन प्रोड्यूस हुई है। और नीचे नोटोकॉर्ड एज इट इज़ रहेगी जिसने स्पाइनल कॉर्ड को बनाना होगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ इस पर फोकस करें, इस पर हम फोकस नहीं कर रहे, इसमें भी चेंजेस इसके अंदर आएंगे जिसके लिए स्पाइनल कॉर्ड इसमें बनानी। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली स्वेलिंग है जैसे हम कहते हैं कि ये प्रोजेंसेफ्लॉन है, ये फिर मज़ीद 2 स्वेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन बड़े अजीब तरीके से कन्वर्ट होगी। इस तरह से होगी कि इसकी साइड से जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी, ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, और सेंटर वाले रीजन से नहीं होगी। तो ये बड़े फ़नी अंदाज के अंदर ये डेवलप हुई है। तो ये जैसे ये हमारा ऊपर वाला रीजन, अब ये पहली जो इसकी स्वेलिंग बन गई है ना, इसे हम बोलते हैं कि ये टेलेंसेफ्लॉन है। ठीक है, टेलेंसेफ्लॉन। अब टेलेंसेफ्लॉन जैसे टेलीस्कोप से हम ऊपर वाली चीज़ें देखते हैं, तो टेलेंसेफ्लॉन ऊपर और नीचे डायेंसेफ्लॉन, जैसे लोग डाई कर जाते हैं तो उसे हम नीचे दफना देते हैं, तो ये डायेंसेफ्लॉन नीचे आ गया। ठीक है, ये डायेंसेफ्लॉन हमारे पास आ गया। उसके नीचे जो है मीजेंसेफ्लॉन बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, कहता मैं चेंज नहीं करता। और उसके नीचे जो हमारे पास रोम्बेनसेफ्लॉन है वो भी 2 स्वेलिंग बना देगा। एक ऊपर वाली को हम कहेंगे मेटेनसेफ्लॉन और उससे नीचे वाली को हम कहेंगे माइलेनसेफ्लॉन। तो इसको अब हम किस तरह से याद रखेंगे, मेटेनसेफ्लॉन को कि ई जो है पहले आता है और वाई जो है बाद में आता है। ठीक है, तो माइलेनसेफ्लॉन बाद में आएगा। ये हमारे पास बन गया। और नीचे एज इट इज़ जो है वो मतलब चेंजेस तो आएंगे लेकिन हम नहीं देख रहे उनको। ठीक है, हम बाद में देखेंगे। ये भी स्पाइनल कॉर्ड इसने बन गई। तो ये देखिए, ये कैसे मिक्की माउस बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, अजीब तरीके से डेवलप हुआ है। अब क्या होगा, अब हम ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि टेलेंसेफ्लॉन से क्या डेवलप होगा। अच्छा, ये चीज़ देखने से पहले हम ज़रा ना उन फ्लेक्चर्स वगैरह को देख लेते हैं कि ये जब 3 स्वेलिंग बनी थी तब कौन से फ्लेक्चर्स थे, और जब 5 स्वेलिंग बन गई, देखिए 5 बन गए, 1 2 3 4 5 बनी, तो कौन कौन से फ्लेक्चर है ये मैं आपको ना डायग्राम दिखा देती हूँ। एक्चुअली जो है एम्ब्रियो हमारे इसी तरह से बड़ा होता है ना, थोड़ा टेढ़ा हुआ होगा वेंट्रल की तरफ। तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रोजेंसेफ्लॉन या फोर ब्रेन है, ये मेसेंसेफ्लॉन या मिड ब्रेन है, और ये नीचे हमारे पास रोम्बेनसेफ्लॉन या हाइंड ब्रेन है।
पहले एक फ्लेक्चर हमें इस वाले रीजन के अंदर नज़र आ रहा है और इस वाले फ्लेक्चर को हम कहते हैं सिफेलिक फ्लेक्चर। और ये कहाँ पे, अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाएं तो ये मिड ब्रेन वाले रीजन के अंदर है। ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर हमें एक फ्लेक्चर नजर आएगा जिसे हम बोलेंगे सिफेलिक फ्लेक्चर, और दूसरा हमें नजर आएगा हाइंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान एक फ्लेक्चर, इस फ्लेक्चर को हम बोलेंगे सर्वाइकल फ्लेक्चर। ठीक है, जब 3 स्वेलिंग वाली स्टेज आएगी तो हमें 2 फ्लेक्चर्स नजर आएंगे, एक जो मिड ब्रेन के अंदर होगा उसे हम बोलेंगे सिफेलिक फ्लेक्चर, और एक जो हाइंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान होगा उसे हम बोलेंगे सिफेलिक फ्लेक्चर्स। लेकिन बाद में अंदर ये 3 स्वेलिंग थी, उसके बाद इन्होंने 5 स्वेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाना होता है। तो वहाँ पे हमें कौन कौन सी स्वेलिंग नज़र आती हैं वो आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं एलेबरेट करती हूँ इसको। तो एक जो हमें नज़र आती है रोम्बनसेफेलिक इस्थमस, ये आपको नज़र आ रहा है, ये रोम्बनसेफेलिक इस्थमस जो कि प्रेजेंट है मीजनसेफ्लॉन और नीचे मेटनसेफ्लॉन के दरमियान। ठीक है, अगर हम यूँ कहें कि इसने मिड ब्रेन को हाइंड ब्रेन से सेपरेट किया तो ये भी बात गलत नहीं होगी। ठीक है, रोम्बनसेफेलिक इस्थमस ने मीजनसेफ्लॉन को मेटनसेफ्लॉन से सेपरेट किया। उसके बाद क्योंकि हाइंड ब्रेन भी 2 चीज़ों के अंदर डिवाइड हुआ है, एक है ऊपर वाला मेटनसेफ्लॉन, नीचे वाला माइलनसेफ्लॉन, तो इनके दरमियान भी एक फ्लेक्चर होना चाहिए। इस फ्लेक्चर को हम बोलते हैं पोंटाइन फ्लेक्चर। ठीक है, तो हमारे पास कितने फ्लेक्चर्स बन गए? पहले हमारे पास था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद करना आसान हो। पहले हमारे पास एक फ्लेक्चर था जिसे हमने बोला था सिफेलिक फ्लेक्चर। ठीक है, सिफेलिक फ्लेक्चर कहाँ पे प्रेजेंट था? ये मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट था। सही है। उसके बाद जो हमने एक और पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल फ्लेक्चर। सर्वाइकल फ्लेक्चर हमारा पढ़ा था बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हाइंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान था। उसके बाद जो 2 नए हमारे पास फ्लेक्चर बने हैं, एक को हम कहते हैं रोम्बनसेफेलिक इस्थमस। ठीक है, रोम्बनसेफेलिक इस्थमस ये प्रेजेंट था मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, या फिर हम कह सकते हैं कि ये मिड ब्रेन, यहाँ पे मिड ब्रेन है ना, ये मिड ब्रेन और मेटनसेफ्लॉन के दरमियान। ठीक है, मिड ब्रेन और मेटनसेफ्लॉन के दरमियान। और उसके बाद जो हमारा फ्लेक्चर बना जिसे हम बोलते हैं पोंटाइन फ्लेक्चर, पोंटाइन फ्लेक्चर, तो ये प्रेजेंट था मेटनसेफ्लॉन और माइलनसेफ्लॉन के दरमियान। सही हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि इनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डिराइव होते हैं। पहले हम टेलनसेफ्लॉन को देखते हैं और साथ साथ इनकी ना वो कैविटीज़ भी लिख देंगे, कौन कौन सी कैविटीज़ यहाँ पे होती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लिखने लगे हैं। तो पहले टेलनसेफ्लॉन से हमारे पास आता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बनेंगे यहाँ से, और सारे कॉर्टेसेस जैसे पैराइटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल, टेम्पोरल, सारी चीज़ें यहाँ से बनेंगी। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें बनेंगी, और जो ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स अलग से भी इसको बताया हुआ है, तो वो भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी कैविटी भी साथ में लिख देते हैं। यहाँ पे हमें 3rd वेंट्रिकल नज़र आती है। ठीक है, सॉरी लैटरल वेंट्रिकल्स। लैटरल वेंट्रिकल्स 2 होती हैं। अब 2 हेमिस्फीयर्स बने हैं ना, तो एक हेमिस्फीयर के अंदर एक लैटरल वेंट्रिकल, दूसरे हेमिस्फीयर के अंदर दूसरी लैटरल वेंट्रिकल। मैं डायग्राम समझाऊंगी, अभी आप बस देखते जाएं कौन कौन सी चीज़ें। उसके बाद डायनसेफ्लॉन को हम कहेंगे कि इसने थैलेमस फैमिली बनानी। थैलेमस फैमिली का मतलब कि इसने थैलेमस बनाना है, उसके नीचे इसने सब थैलेमस बनाना है, थैलेमस के पीछे इसने एपीथैलेमस बनाना है, आगे इसने हाइपोथैलेमस बनाना है, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड इसने मैमिलरी बॉडी को भी बनाना है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। मेसेनसेफ्लॉन ने पूरे मिड ब्रेन को बनाना होता है। अच्छा, इसी कैविटी देख लेते हैं। इसकी कैविटी जो होगी वो होगी 3rd वेंट्रिकल। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा होगा, 3rd वेंट्रिकल। ठीक है, इसी कैविटी होगी 3rd वेंट्रिकल। उसके बाद जो है जो मिड ब्रेन है मेसेनसेफ्लॉन, इसने जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉलिकुलाई को बनाना होता है। एंटीरियर वाले को हम कहते हैं कि विजुअल कॉलिकुलाई है। ठीक है, ये हो गया विजुअल एंटीरियर वाला। और पोस्टीरियर कॉलिकुलाई जो है ना, ये होते हैं ऑडिटरी, ये इसे सुपीरियर इन्फीरियर कॉलिकुलाई भी कहते हैं। तो इसने ये वाले कॉलिकुलाई बनानी होती है। और वो बाकी जो सारे मिड ब्रेन का पार्ट होता है, सब्सटेंशियल नाइग्रा हो गया, रेड न्यूक्लियस हो गया, ये सारी चीज़ें जो मिड ब्रेन के अंदर होती हैं, जब आप पढ़ेंगे इसका क्रॉस सेक्शन तो आपको पता चल जाएगा। अब हमने देखना है कि मेसेनसेफ्लॉन की कैविटी कौन सी होती है। तो 3rd वेंट्रिकल को 4th वेंट्रिकल से मिलाने के लिए एक डक्ट सी होती है जिसे हम बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो ये हमारे पास मेसेनसेफ्लॉन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेटेनसेफ्लॉन। मेटेनसेफ्लॉन से हमारे पास 2 चीज़ें बनती हैं, पॉन्स एंड सेरिबेलम। ठीक है,
सेरिबेलम एंड पॉन्स, ये हमारे पास बन गया मीटेनसेफलॉन से। और माइलेनसेफलॉन से हमारे पास बन जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा इससे बन गया। अब यहाँ पे भी, यहाँ से कौन सी कैविटीज़ होंगी, यहाँ पे होगी फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल का ऊपर वाला हिस्सा वो होगा पॉन्स से, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे होगा, नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे होगा। तो अपर पार्ट फोर्थ वेंट्रिकल का वो पॉन्स के अंदर होगा और लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो हमें मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर नज़र आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको ना वेंट्रिकल थोड़ी सी कोशिश करती हूँ बताने की। यहाँ पे अगर ये हमारे पास आ जाते हैं लैटरल वेंट्रिकल, ये मैं ना जैसे वो सेक्शन होता है ना कि यूँ अगर है तो यहाँ से हटा के सामने से दिखा रही हूँ, तो वो वाला सेक्शन दिखा रही हूँ कि एक यहाँ पे लैटरल वेंट्रिकल और एक पेज के ऊपर यहाँ पे लैटरल वेंट्रिकल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ मैं ऊपर वाले को हटा दिया, तो ये हमें लैटरल वेंट्रिकल नज़र आ रहे हैं। ये मैंने पिंक कलर से शो किया है, इसका मतलब है कि ये किसके अंदर प्रेजेंट है, टेलेनसेफलॉन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे मैं और पिंक कलर से एक और वेंट्रिकल बना रही हूँ जिसको मैं बोलूँगी थर्ड वेंट्रिकल। तो इसको मैंने पिंक कलर से बनाया, तो इसका मतलब है कि ये कहाँ से डेवलप हो रहा है, नीचे वाले डायनसेफलॉन से। और यहाँ पे एक फॉरामेन बना रही है जिसे बोलती हूँ फोरामेन ऑफ मॉनरो। उसके बाद ये थर्ड वेंट्रिकल कुछ से नीचे जो है ना मीजेनसेफलॉन के अंदर, जिसे हम बोलते हैं एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है, ये थर्ड वेंट्रिकल हो गया, ये एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस हो गए यहाँ पे। और एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस नीचे जो है ना फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पे बनता है, यानी कि अब थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से मिलाने वाली एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस है। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल इस तरह से होता है। ये आधा पार्ट जो है पॉन्स के अंदर होगा ऊपर वाला, और आधा पार्ट जो होगा ना ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होगा। तो ये जो है ना कंप्लीट मैंने शो कर दिया। और नीचे जो है ना जो स्पाइनल कॉर्ड की कैनाल है, सेंट्रल कैनाल, उसके साथ ही कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये पूरा जो है ना वेंट्रिकल्स का सिस्टम हो गया। अब मैं आपको जो है ना कुछ क्रेनियल नर्व्स बताने लगी हूँ। हमारे पास टोटल 10 क्रेनियल नर्व्स होती हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ये क्रेनियल नर्व्स नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, और सीनस की तरफ आ गए हैं। तो पहली क्रेनियल नर्व जो है, 10 क्रेनियल नर्व्स हैं। पहली 1 जो है इसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड होती है। सेकेंड जो है हमारे पास ऑप्टिक, जो कि विजन से रिलेटेड है, ऑप्टिक नर्व। थर्ड को हम बोलते हैं ऑकुलोमोटर नर्व, ये आइज़ के मसलों को सप्लाई करती है। मैं फंक्शन रहने देती हूँ क्योंकि अभी सिर्फ आपने नाम मेनली याद करने हैं। यहाँ 4 जो है इसे हम बोलते हैं ट्रॉक्लियर नर्व। क्रेनियल नर्व 5 को हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, फोकस नहीं था, सॉरी। और क्रेनियल नर्व नंबर 6 जो है इसे हम बोलते हैं एब्ड्यूसेंट नर्व। क्रेनियल नर्व नंबर 7 को बोलते हैं फेशियल नर्व। क्रेनियल नर्व नंबर 8 को बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। क्रेनियल नर्व नंबर 9 को हम बोलते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। और 12 हमारे पास टोटल होती हैं, इसको हम बोलते हैं वेगस नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व नंबर 11 को हम बोलते हैं एक्सेसरी नर्व। और क्रेनियल नर्व नंबर 12 को हम बोलते हैं हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है, अब आपको मैंने ये यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन से डिफरेंट नर्व्स निकल रही होती हैं। इसमें जो पहली नर्व है ना हमारे पास, ये अगर हम स्पेसिफाई करें तो ये टेलेनसेफलॉन से निकलती है। दूसरे वाली जो है ना ये डायनसेफलॉन से निकलती है। ये हम ये कह सकते हैं कि पहली और दूसरी जो है ये प्रोजेंसेफलॉन से निकल आई। उसके बाद तीसरी और चौथी यानी कि ओकुलोमोटर ट्रॉक्लियर जो है ये मेसेंसेफलॉन से निकलती है, मिड ब्रेन से। उसके बाद 5th 6th 7th एंड 8th हम कहते हैं कि ये पॉन्स से निकलती है। न्यूक्लियस इनके यहाँ पे होते हैं, बरल जो निकलने की जगह है ना वो वेरिएशन इसकी हो सकती है कि पोंटोमेडुलरी जंक्शन से ये नीचे वाली 6ठी 7वीं और 8वीं निकलती है। लेकिन पहले अब आपने ये याद रखना है कि पॉन्स से 5th 6th 7th एंड 8th निकलती है। और नीचे वाली 4 जो है ना ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती हैं। ठीक है, पहले 2 जो हैं वो प्रोजेंसेफलॉन से, उसके बाद वाली 2 जो हैं तीसरी और चौथी मेसेंसेफलॉन से, उसके बाद वाली 4 जो हैं पॉन्स से, और लास्ट वाली 4 जो हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो चीज़ मैंने आपको वहाँ पे दिखाई है ना इसको मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास, मैं लाइन से सिर्फ शो करूँगी। ऊपर एक्टोडर्म है, नीचे हमारे पास ये नोटोकॉर्ड है, और नोटोकॉर्ड के नीचे ये हमारे पास है एंडोडर्म।
ठीक है। एक्टोडर्म ने इस वाले रीजन पे इंड्यूसिंग फैक्टर्स रिलीज़ किए और ये वाला रीजन जो है ना ये थिकन हो गया। मैंने इसकी ये थिकनिंग शो कर दी और ये थिकनिंग जो है ना इसमें स्पेशलाइज थिकनिंग भी प्रेजेंट हुई बनेगी, जिसको हम बोलेंगे, जिन्होंने बाद में न्यूरल क्रिस्टल्स बनाना है। अब नीचे ये कैसे होगा, ये नीचे की तरफ जो है ना इनकी इन्वेजिनेशन होना शुरू हो जाएगी इस वाली चीज़ की। ये नीचे की तरफ यूँ इन्वेजिनेट करेंगे, सही है। यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड भी पड़ा हुआ है, बाकी ये न्यूरल क्रिस्टल्स के लिए है और नीचे ये जो है मैंने एंडोडर्म बना दी। उसके बाद ये दोनों एजेस जो है ना एक दूसरे के साथ अप्रॉक्सीमेट कर जाएंगे और यहाँ पे जो है ना न्यूरल ट्यूब हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब बन गई। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ये भी एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। यहाँ पे न्यूरल क्रिस्टल इस तरह से आ जाएंगे, लेकिन बाद में क्या दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक इस तरफ आ जाएगा न्यूरल क्रिस्टल और दूसरा न्यूरल क्रिस्टल्स का हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर जो है मैं बिल्कुल वैसे ही जो है ना दोबारा से सरफेस एक्टोडर्म को शो कर दूँगी और नीचे ये मैंने एंडोडर्म को शो कर दिया। बाकी साइड्स पे जो है वो जो मेसोडर्म है वो तो प्रेजेंट ही होगी। अब जो ये वाली सारी चीज़ थी ना वो तो मैंने आपको ये वाला सेक्शन काटा था और उससे मैंने आपको दिखाया था। अब जो है ना हम दूसरा सेक्शन जो कि हम पहले भी देख रहे थे, जो कि मैंने कहा था कि अगर ये सफ़ेयर है तो ये यहाँ से ये वाला हिस्सा, मैं आपको हर जो है ना इसलिए ये दिखा रही हूँ क्रॉस सेक्शन, ताकि कोई भी सेक्शन देख के आपको पता चल जाए कि कहाँ पे जो है ना कौन सी चीज़ प्रेजेंट है और आप परेशान ना हो। यहाँ पे अब मैं वैसे ही बना रही हूँ, ठीक है। हमने दो इस तरह से लेयर्स बनाई थी ना, इनके दरमियान जो है एमनियोटिक कैविटी बनाई थी। तो अब मैं जो है ना ये कर रही हूँ, अगर ये वाला हमारा ओरिजिनल था, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं कहाँ से काट के आपको दिखा रही हूँ, यानी कि दिखा कोरोनल सेक्शन रही हूँ, लेकिन एक स्पेशल पार्ट दिखा रही हूँ क्योंकि बाकी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी होती हैं। तो मैं इतना सा हिस्सा दिखा रही हूँ, ठीक है, ये वाला, क्योंकि एम्ब्रियोब्लास्ट जो था ना, हमने एम्ब्रियोब्लास्ट पे मेन फोकस करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एम्ब्रियोब्लास्ट या फिर इनर सेल मैस दिखा रही हूँ। तो पहले एक जो है मैं ऊपर वाली लेयर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, सॉरी, ये ऊपर वाली लेयर यहाँ पे मैंने ड्रॉ की। उसके बाद ये यहाँ पे जो दूसरे वाली लेयर थी ये वाली, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सुराख दिखाना है, यानी कि यहाँ पे जो है ना अब यहाँ पे ग्रूव बना है। जब ये ग्रूव बनेगा तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज़ जो है ना ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से सुराख बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने डीजनरेशन शो करनी है ना, प्रिमिटिव स्टेक और प्रिमिटिव नोड की। जब प्रिमिटिव स्टेक और प्रिमिटिव नोड की डीजनरेशन होगी तो यहाँ से सेल जो हैं ये वाले सारे रीजन से सेल नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आके इतने रीजन के अंदर ना ये नोटोकॉर्ड बना देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेसोडर्म वगैरह सारे रीजन में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नोटोकॉर्ड बना दिया और नीचे हमने ये बनाया, क्या कहते हैं इसे, एंडोडर्म। और एंडोडर्म के हमें पता है यहाँ पे एलेंटॉइड्स भी इसने बनानी होती है, तो वो भी ये मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये एलेंटॉइड्स भी है यहाँ पे कुछ, ये यहाँ पे हमने इसको एंडोडर्म को बना दिया, सही हो गया। तो हमें कोरोनल सेक्शन के अंदर ये इस तरह से नज़र आएगा। अब जो मैंने न्यूरल ट्यूब आपको दिखाई थी, ठीक है, ये हमारी न्यूरल ट्यूब थी। अब ये न्यूरल ट्यूब कहाँ से होती है, सर्वाइकल रीजन या फिर फोर्थ सोमाइट के लेवल पर। ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये मेसोडर्म है, ये वाली इसने सोमाइट्स बनाए, तो जहाँ पे फोर्थ सोमाइट होता है ना वहाँ के रीजन से ये जो लेयर्स हमने कहा था कि यूँ एक्टोडर्म है तो इसके साथ मिलती हैं, तो ये फोर्थ सोमाइट के लेवल पर मिलना शुरू होती हैं और पहले ये क्रेनियली मिलना शुरू होती हैं और फिर पीछे जो है ना कॉर्डली ये मूव कराती है। लेकिन अब ये देखिए क्रेनियल एंड पे भी ये खुली हुई है और कॉर्डल एंड पे भी देखिए खुली हुई है। इसे हम बोलते हैं क्रेनियल न्यूरोपोर, ठीक है, क्रेनियल न्यूरोपोर या एंटीरियर न्यूरोपोर भी कहते हैं। और जो ये पीछे वाला पोर है इसे हम बोलते हैं कॉर्डल न्यूरोपोर या पोस्टीरियर न्यूरोपोर। अब ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर ये पोर जो है ना क्लोज ना हो तो इसकी वजह से क्लिनिकल कंडीशन आ जाती है। अगर क्रेनियल वाला अगर ना मिले, ठीक है, तो एनेन्सेफेली हमें मिलती है। इसके अंदर जो है ना मतलब कि हम कहते हैं ब्रेन प्रॉपर डिवेलप ही नहीं होता, जिसकी वजह से ब्रेन का जो CSF वगैरह है ना वो एमनियोटिक कैविटी होती है मदर की, तो उसके अंदर चला जाता है। अब वैसे अगर मैं आपको ये बताऊं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये ऊपर जो है ये वाली हमारे एक्टोडर्म है, नीचे एंडोडर्म है, तो आपको ये भी याद होगा कि जब हमने कोरोनल सेक्शन ड्रॉ किया था तो ये ऊपर एक्टोडर्म है ना, तो इसके ऊपर यूं करके, मतलब ये पूरा ऊपर यूं करके एमनियोटिक कैविटी भी प्रेजेंट थी। तो इसका मतलब है कि अगर ये न्यूरोपोर खुला रह जाएगा तो ये कनेक्शन होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एमनियोटिक कैविटी के साथ, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है ना कि अगर ये पोर ओपन रह जाएगा तो एमनियोटिक कैविटी के साथ कम्युनिकेशन इस तरह से डेवलप रहेगा। अगर कम्युनिकेशन इस तरह से डेवलप रहेगा तो CNS जो बेबी का होगा वो एमनियोटिक कैविटी ऑफ मदर के अंदर आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन्स बनेंगी वो भी हमें उस एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसके अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और साथ में अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड ऐड हो रहा है एमनियोटिक कैविटी के अंदर तो हमें हाइड्रोसिफलस भी नज़र आता है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि हम इसको कैसे पहचानते हैं कि जो बेबी होने वाला है उसके अंदर
एनेंसेफली है या और किस तरह की डिजीज़ हैं, तो सिंड्रोम्स वगैरह हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर अल्फ़ा फिटोप्रोटीन्स है। इसका मतलब है कि ये कोई एक न्यूरोपोर जो है ना वो खुला रह गया है, जिसकी वजह से अल्फ़ा फिटोप्रोटीन्स उसके अंदर आ रही हैं, या हाइड्रोसेफलस भी इसका एक साइन होता है। तो अपने बात याद रखनी है। तो ये क्रेनियल न्यूरोपोर जो है 25th डे पे ऑलमोस्ट जो है ना क्लोज हो जाता है नॉर्मली, और जो कॉडल न्यूरोपोर है ये इसके 3 दिन बाद मतलब कि 28 डे पे जो है ना ये क्लोज हो जाता है। तो हमारी ये बातें कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, क्रेनियल के तो मैंने आपको बता दिया, क्रेनियल वाला अगर बंद नहीं होगा तो इससे एनेंसेफली होगी, लेकिन अगर कॉडल वाला बंद नहीं होगा ना तो इससे जो होगा स्पाइना बाइफिडा होगा। स्पाइना बाइफिडा की बहुत सारी टाइप्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन चलो अभी बता देती हूँ। एक जो है ना स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होता है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर ये होता है कि जो मतलब जैसे होता है ना, हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड होती है, यूँ ऐसे स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ से जो वर्टिब्रा है, मतलब अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो यहाँ से वर्टिब्रा ने ना इसे इनक्लोज किया होता है, जैसे भी उनकी शेप होती है, मैं बना नहीं सकती यहाँ पे जो है ना यूँ वर्टिब्रा ने उनको यहाँ से इनक्लोज किया होता है। लेकिन अगर ये पोर अगर थोड़ा सा ओपन रह गया, मतलब कि अगर थोड़ा क्लोज हो गया लेकिन इसकी बाउंड्री जो है ना आउटर वाली वो सही तरह से क्लोज नहीं हो पाई, तो यहाँ पे क्या होता है, जो वर्टिब्रा इसे इनक्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि वर्टिब्रा भी यहीं से बनते हैं, वर्टिब्रा इनक्लोज नहीं करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है कि स्पाइनल कॉर्ड है, उसके ऊपर जो है ना मेनिंजेस भी होंगी और सारा कुछ, और स्किन भी ऊपर से आ जाएगी। ठीक है, ये स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में होता है। ये कुछ ज़्यादा मतलब इसके ज़्यादा क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, जब एक्सरे वगैरह करें तभी उसके अंदर नज़र आता है, इतना ज़्यादा सिम्टम नहीं है, क्योंकि ये जो है ना इतना स्पाइनल कॉर्ड को भी कोई खास नुकसान नहीं पहुंच रहा था और स्किन भी उसके ऊपर आई होती है, और मोस्टली इस वाले रीजन के अंदर ना हेयर्स डिवेलप हो जाते हैं। ये हो गया स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। और दूसरा जो है ना, इस डायग्राम में देखिए ये यहाँ पे शो किया है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ से जो है ना वर्टिब्रा ने यहाँ से तो इसे क्लोज किया हुआ है, लेकिन सामने से अगर हम देखें यहाँ पे साइड से क्लोज किया, लेकिन सामने से जो है ना वर्टिब्रा ने इसको क्लोज नहीं किया हुआ। इसके अलावा ये जो है ना मेनिंजेस की लेयर है वो बिल्कुल इसके अराउंड है, तो ये वाली कंडीशन कहते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ये इतनी ज़्यादा मतलब क्लिनिकली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा को यहाँ पे शो किया हुआ है, और इसके ऊपर जो है ना कहते हैं टफ हेयर्स मोस्टली होता है। तो ये डायग्राम से बना के दिखाना मुश्किल था, तो इसलिए मैं यहाँ से डायग्राम से दिखा रही हूँ पिक्चर से। उसके बाद नेक्स्ट वाली कंडीशन है स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोसील। अब स्पाइना बाइफिडा मेनिंजियोसील के अंदर क्या होता है, ये देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड अंदर ही रहेगी, बस उसकी जो मेनिंजेस होंगी ना वो मेनिंजेस बाहर की तरफ प्रोट्रूड होंगी, और वो भी ऊपर से कवर्ड होंगी स्किन के साथ। ठीक है, अब ये जो पहले वाली कंडीशन स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा ये वाली कंडीशन दिखाई है ना, इसके अंदर CSF का बाहर वाली कैविटी के साथ मतलब एमनियोटिक कैविटी थी ना उसके साथ कनेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे अल्फा फिटोप्रोटीन्स का लेवल भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद वाली पहले हमने देखा स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, जिसके अंदर बस आगे से वर्टिब्रा ने इनक्लोज नहीं किया होता। उसके बाद हमने स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोसील देखा, जिसके अंदर जो मेनिंजेस थी वो बाहर आ जाती हैं। अब थर्ड वन हम देख रहे हैं स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोमाइलोसील। इसका मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ जाएगी। ये स्पाइनल कॉर्ड है और उसकी मेनिंजेस, यानी कि दोनों चीज़ें जो है ना वो बाहर आ जाती हैं। और ये जो है ना, लेकिन आप देखें यहाँ पे स्किन ने अभी भी कवर किया है, इसकी वजह से यहाँ पे भी अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल नहीं बढ़ेगा। और लास्ट वाली कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा सवेयर है, जिसे हम कहते हैं माइलोशाइसिस या रेकीशाइसिस, इसके अंदर ये होता है कि ये येलो कलर से स्पाइनल कॉर्ड शो किया होता है ना पहले भी, पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो है बाहर आ जाता है, ना ही ये स्किन से कवर्ड होता है और ना ही इसके अराउंड मेनिंजेस होती हैं। मेनिंजेस भी पीछे रहेगी और स्किन भी पीछे रहेगी। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना सरफेस पे हमें नज़र आ रहा था, और इस कंडीशन के अंदर अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, और हाइड्रोसिफलस भी होता है जब प्रीनेटल लाइफ होती है उसके अंदर की होता है। तो हमने देखी ये वाली जगह तो हम पहुंच गए हैं। ये यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो एक्टोडर्म है वो अंदर की तरफ ग्रूव कर रही है। बाद में इसने यहाँ पे न्यूरल ट्यूब बना दिया है, साइड पे ये मीजोडर्म है, नीचे ये नोटोकॉर्ड शो किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब ये तो कटा हुआ हिस्सा था ना, अगर मैं सीधे वाला हिस्सा दिखाऊं जैसे कि मैंने आपको पेज के साथ बना के दिखाया था बिल्कुल, अब ये दरमियान के अंदर हमें न्यूरल ट्यूब नज़र आ रही है। न्यूरल ट्यूब दरमियान के अंदर से ये बंद है फोर्थ सोमाइट के लेवल पर, आगे ऊपर की तरफ भी बंद होती जा रही है, नीचे की तरफ भी होती जा रही है। यहाँ पे ये हमें दिखा रहे हैं ऊपर ये क्रेनियल न्यूरोपोर बच गया और नीचे जो है कॉडल न्यूरोपोर। अब हमारा मेन कंसर्न जो होगा ना न्यूरल ट्यूब के साथ होगा। न्यूरल ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से ने जो है ब्रेन बनाना होगा, नीचे वाले हिस्से ने स्पाइनल कॉर्ड बनाना होगा। अब इनके अंदर जो है ना वो स्वेलिंग डिवेलप होंगी। ये मैं सिंपल जो है ना पहले